Students, my name is Abhishek Singh and I welcome you all to our YouTube channel DPSBM IC Blurry. Today we are going to study our second chapter of history, that is from trade to territory. So let's begin with the video. देखिए बच्चों, इस चैप्टर के हम पहले भी दो पार्ट्स पढ़ चुके हैं और ये हमारा इस चैप्टर का पार्ट 3 होने वाला है, क्योंकि ये चैप्टर हमारा काफी बड़ा था तो पार्ट 3 होने वाला है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने क्या पढ़ा था कि यूरोपियन कंपनीज जो भारत में आई थी वो कब कब आई थी। सबसे पहले 1498 में कौन आए? वास्को डी गामा। वो क्या थे? एक पोर्चुगीज थे। वास्को डी गामा क्या थे? एक पोर्चुगीज थे। चलिए जी, उसके बाद 1596 में कौन आए? डच आए। 1608 में कौन आए? अंग्रेज आए। 1616 में कौन आए? डेनिस आए। और 1664 में आते हैं आपके फ्रेंच। ठीक है, 1498 में कौन आए थे? पोर्चुगीज आए थे। 1596 में डच आए थे। 1608 में इंग्लिश आए थे। 1616 में डेनिस और 1664 में फ्रेंच। और इन सबका हिंदुस्तान आकर क्या इरादा था? क्या करने के लिए आए थे? ये ट्रेड करने के लिए आए थे। क्या करने के लिए आए थे? ट्रेड करने के लिए आए थे। हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं कि वास्को डी गामा जब 1498 में पहली बार भारत आए थे तो यहाँ से बहुत सारे क्या लेकर गए थे? स्पाइसेस लेके गए थे, मसाले वगैरह लेकर गए थे। और उन मसालों को उन्होंने कितने गुना प्रॉफिट में बेचा था? 13 टाइम्स, 30 गुना प्रॉफिट पर बेचा था। कहाँ पर जाकर? यूरोप में जाकर। और धीरे धीरे पोर्चुगीज के बाद डच आने लगे, इंग्लिश आने लगे, डेनिस आने लगे, फ्रेंच आने लगे। काफी टाइम लगा लेकिन सब आने लगे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि अंग्रेजों के आने के बाद एक समय ऐसा भी आता है कि अंग्रेजों को यहाँ पर लड़ाइयाँ भी करनी पड़ी। अंग्रेजों को यहाँ पर क्या करनी पड़ी? लड़ाइयाँ। पहले वो आए तो ट्रेड करने के लिए थे, लेकिन उनकी कंडीशंस ऐसी बन गई कि उन्हें यहाँ पर अपने ट्रेड को बचाने के लिए, अपना ट्रेड करने के लिए या हिंदुस्तान से पैसा लूटने के लिए, देखो ट्रेड करता है बिजनेसमैन, क्या होता है? उसे किसी न किसी तरीके से पैसा चाहिए होता है। अब यहाँ से वो इतना मोटा मुनाफा कमा रहे थे कि यहाँ का मुनाफा छोड़कर जाने का उनका कोई मन नहीं था, जिसकी वजह से वो लड़ने तक को मजबूर हुए। हमने पढ़ा था 1757 में बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुई। इसके बाद 1764 में बैटल ऑफ बक्सर। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर। 1757 में जो बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, 1757 की बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला की और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में क्या हुई थी? सिराजुद्दौला वर्सेस रॉबर्ट क्लाइव, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हरा दिया था। सिराजुद्दौला उस समय कहाँ के राजा हुआ करते थे? कहाँ के नवाब हुआ करते थे? सिराजुद्दौला उस समय बंगाल के नवाब हुआ करते थे। और सिराजुद्दौला को जब बैटल ऑफ प्लासी में हरा दिया रॉबर्ट क्लाइव ने, तो रॉबर्ट क्लाइव ने उस समय क्या करा? रॉबर्ट क्लाइव ने एक ऐसा इंसान ढूंढा जिसका नाम था मीर जफर। मीर जफर को नवाब बना दिया। मीर जफर को क्या बना दिया? नवाब बना दिया। और मीर जफर से क्या बोला कि तुम नवाब बनो, लेकिन तुम हमें ये इतना इतना पैसा देते रहना, नवाब तुम रहना। मीर जफर खुशी खुशी बन गया। लेकिन कुछ समय बाद मीर जफर को जब उनकी चालाकी समझ में आई, आपने पहली दूसरी वीडियो में देख रखा है, उसका थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं। मीर जफर को जब उनकी चालाकी समझ में आई तो मीर जफर थोड़े तेवर बदले, तो उन्होंने मीर जफर को हटा के किसे बना दिया? सिराजुद्दौला। लेकिन बैटल ऑफ बक्सर किस किस के बीच में होती है? सिराजुद्दौला के, नवाब ऑफ अवध, इसके अलावा मुगल जो शाह आलम II थे। इन तीनों की लड़ाई किससे होती है? ब्रिटिशर्स से होती है। और इस लड़ाई में भी ब्रिटिशर्स किसे हरा देते हैं? इन तीनों को मिलकर हरा देते हैं। और इस 1764 में बैटल ऑफ बक्सर है, उसके बाद से अंग्रेज इंडिया में काफ़ी स्ट्रांग होने स्टार्ट हुए। और 1765 में ये फिर से किसे ले आते हैं? मीर जाफर को। फिर से किससे ले आते हैं? मीर जाफर को। अब 1757 के बाद ही हिंदुस्तान से ड्रेन ऑफ वेल्थ स्टार्ट हुई। क्या स्टार्ट हुई? ड्रेन ऑफ वेल्थ। इसे समझेंगे ये क्या कंसेप्ट होता है। देखिए, 1765 में जब इन्होंने दोबारा मीर जफर को बैठाया तो मीर जफर को इस शर्त पे बैठाया था कि मीर जफर इन्हें 5 लाख रुपए
प्रति महीना किसे देगा? ब्रिटिशर्स को देगा या ईस्ट इंडिया कंपनी को देगा। 5 लाख रुपए प्रति महीना उस समय का, कब का? 1765। आज से लगभग 250 साल पहले 5 लाख रुपए प्रति महीने की कितनी वैल्यू होती होगी, समझो। अब धीरे धीरे मीर जफर के खजाने खाली होते हुए और यहीं से केस की शुरुआत होती है ड्रेन ऑफ वेल्थ। अब ड्रेन ऑफ वेल्थ क्या होता है? देखिए स्टार्टिंग में क्या होता था, स्टार्टिंग में अंग्रेज यहां पर आते थे, पैसे लेकर आते थे, गोल्ड्स लेकर आते थे, सिल्वर लेकर आते थे, और उन गोल्ड और सिल्वर के बदले यहां से क्या खरीदते थे? मसाले वगैरह खरीदते थे, कॉटन वगैरह खरीदते थे, और उसे कहां पर ले जाते थे? उसे ले जाते थे इंग्लैंड में। तो गोल्ड और सिल्वर कहां से आ रहा था? वो गोल्ड और सिल्वर ब्रिटेन से आ रहा था, लेकिन कहां आ रहा था? इंडिया में। ब्रिटेन से कहां पर आ रहा था? इंडिया में। तो गोल्ड और सिल्वर कहां पर आ रहा था? इंडिया में आ रहा था। और कहां से आ रहा था? ब्रिटेन से आ रहा था। तो इंडिया को प्रॉफिट हो रहा था, यहां के जो रूलर थे, नवाब थे या राजा हुआ करते थे जिन जिन रीजन के, उन्हें प्रॉफिट हो रहा था, उनके खजाने भर रहे थे। लेकिन जब यहां पर 1765 तक का टाइम आया तब कंडीशंस बिल्कुल बदल गई थी। इन्हें दीवानी राइट्स फ्री में मिल गए थे, फ्री ट्रेड के राइट्स मिल गए थे, और ये एक तरीके से कंट्रोल करने लगे थे एडमिनिस्ट्रेशन को। और फिर इंडिया के गोल्ड और सिल्वर कहां जाने लगे? ब्रिटेन जाने लगे। इंडिया के गोल्ड और सिल्वर कहां जाने लगे? ब्रिटेन जाने लगे। तो इंडिया की जो वेल्थ थी, धन संपत्ति थी, वो कहां जाने लगी? इंग्लैंड जाने लगी। और इसी को क्या बोला गया? ड्रेन ऑफ वेल्थ। पहले ड्रेन ऑफ वेल्थ कहां से हो रहा था? ब्रिटेन से इंडिया की तरफ को हो रहा था, और बाद में ड्रेन ऑफ वेल्थ कहां से कहां को हुआ? इंडिया से ब्रिटेन की तरफ को हुआ। चलिए, ये था हमारा पिछली 2 वीडियो का एक क्विक रिवीजन। अब हम बात करते हैं कंपनी ऑफिशियल्स बिकेम नबोब्स। हमारा आज का पहला पॉइंट क्या होने वाला है? कंपनी ऑफिशियल्स बिकेम नबोब्स। अभी आपको नबोब्स सुनने में कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? या फिर आप ये कह लिए नवाब के जैसा नहीं लग रहा? बंगाल में क्या कौन हुआ करते थे? नवाब। अब नवाब को अंग्रेज जो बोलते थे वो नबोब्स बोलते थे। नबोब्स। नवाब उनसे कहना नहीं आता था तो वो क्या बोलते थे? नबोब्स बोलते थे। तो क्या लिखा हुआ है? कंपनी ऑफिशियल्स बिकेम नबोब्स। देखो, एक कंपनी का ऑफिशियल हुआ करता था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव का नाम सुन के कुछ याद आ रहा है? रॉबर्ट क्लाइव वही इंसान है जिसने 1757 में बैटल ऑफ प्लासी में किसको लीड किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड किया था। और किसे हराया था? सिराजुद्दौला को हराया था रॉबर्ट क्लाइव ने। अब ये जो कंपनी के ऑफिशियल्स हुआ करते थे, कंपनी के जो अधिकारी वगैरह हुआ करते थे, ये फॉर्च्यून्स इकट्ठा करने लगे। क्या इकट्ठा करने लगे? फॉर्च्यून्स। फॉर्च्यून्स कह लो एक तरीके से ये गिफ्ट वगैरह एक्सेप्ट करने लगे, या फिर आप इसे ब्राइबरी भी कह सकते हैं, घूस वगैरह। आप इसे घूस वगैरह भी कह सकते हैं। तो ये लोगों से या फिर जैसे दूसरी कंपनी ट्रेड कर रही होती थी उनसे गिफ्ट्स वगैरह एक्सेप्ट करने लगे थे, और इसकी वजह से ये अपने फॉर्च्यून्स इकट्ठा करने लगे थे। और फॉर्च्यून्स भी कितना छोटा मोटा नहीं, रॉबर्ट क्लाइव ने लगभग 4 लाख पाउंड के फॉर्च्यून्स इंडिया में इकट्ठे कर दिए थे। मतलब इतने रुपए की वेल्थ इंडिया में इकट्ठा कर दी थी, इंडिया से ही कमा के 4 लाख पाउंड। आज से उतने साल पहले कितना होगा? इस सिलसिले में इनके ऊपर जांच भी होती है, लेकिन जांच से इन्हें बरी कर दिया जाता है। लेकिन फिर ये सुसाइड कर लेते हैं। इंग्लैंड के पार्लियामेंट में इन पर जांच होती है, इंग्लैंड की गवर्नमेंट करती है। ठीक है, तो कंपनी ऑफिशियल्स बिकेम नवाब्स का क्या कंसेप्ट हुआ? अब कंपनी के जो ऑफिशियल्स होते थे वो हिंदुस्तान में ट्रेड करते थे। अब हिंदुस्तान में ट्रेड करने के लिए आए थे, लेकिन हिंदुस्तान में ट्रेड करते करते धीरे धीरे उनकी पावर बहुत बढ़ गई थी। लेकिन वो पावर जब बहुत बढ़ गई थी तो वो भी अपने स्टाइल में कुछ नवाबी स्टाइल लाने लगे अपने अंदर। और जब वो यहाँ से जो इंग्लैंड जाते थे तो अपनी एक लग्जरी लाइफ जीते थे, क्योंकि यहाँ से बहुत पैसा कमा के लेके जाते थे। और जब यहाँ से बहुत पैसा एक इंसान कमा कर लेके जाएगा, अब ये समझ लो आपके आस पड़ोस में कोई इंसान विदेश से आया बहुत सारे रुपए कमा के, और यहाँ पर नई कार ले रहा है, अच्छा घर बनाता है, बिल्कुल नवाबी स्टाइल में जीता है, तो आप क्या कहेंगे? देखो नवाबों वाली जिंदगी जी रहा है, यही तो कहेंगे। तो ऐसे ही कौन करने लगे थे? कंपनी ऑफिसर्स करने लगे थे। और उन्हें क्या कहा जाने लगा? नबोब्स। क्या कहा जाने लगा? नबोब्स। अगला पॉइंट आता है हमारा कंपनी रूल्स एक्सपेंड। कंपनी रूल्स एक्सपेंड।
देखिए जी 1757 के बाद क्या हुआ, बंगाल वाले एरिया पर कुछ हद तक कंट्रोल हो गया, उन्होंने अपने एक पपेट को बिठा रखा था, कुछ हद तक कंट्रोल हो गया। 1764 के बाद बंगाल प्लस अवध प्लस दिल्ली, दिल्ली कह लो आप, जहां पर मुगल्स की जितनी टेरिटरी थी उस पर कंट्रोल होने लगा, और धीरे 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 करके ये सारे के सारे हिंदुस्तान को अपनी तरफ करने लगे, अपने एरिया को बढ़ाने लगे, और ये यूज करते थे सब्सिडरी अलायंस का। किसका यूज करते थे? सब्सिडरी अलायंस का। ये डायरेक्ट वॉर में इन्वॉल्व नहीं होते थे, बहुत चालाक थे, बहुत चतुर थे, डायरेक्ट वॉर में इन्वॉल्व ना होके ये क्या किया करते थे, ये पॉलिटिकल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते थे, पहले संबंध बनाते थे, उनसे कहते थे देखो ये हमारी आर्मी है। देखो किसी राजा के पास गए, राजा की तारीफ करी, राजा से बोला देखो ये हमारी आर्मी है, हमारी आर्मी के पास गन है, मॉडर्न आर्मी है, हम तुम्हें तुम्हारे दूसरे राज्य से बचाएंगे, वो तुम पे हमला कर सकता है। इस तरीके से बचा के ही अपनी आर्मी को उस राजा के यहाँ ठिकाने लगा देते, राजा के यहाँ रुकवा देते थे। लेकिन आर्मी इन्हीं के सारे पर चलती थी अंग्रेजों के। राजा क्या हुआ करता था, उनका खर्चा उठाया करता था, उनकी सैलरी दिया करता था, और धीरे धीरे यही करने में राजा जब कमजोर हो जाया करता था तो उससे उसकी लैंड का एक एरिया ले लिया करते थे, लैंड का एक एरिया ले लिया करते थे। मतलब हम तुम्हें सिक्योरिटी देंगे कि कोई तुम पे आक्रमण नहीं करेगा, तुम हमें क्या दो, पैसा दो, ये वाला सिस्टम इनका चल रहा था। तो सब्सिडरी अलायंस की वजह से इन्होंने अपने धीरे धीरे बढ़ाना स्टार्ट करा, धीरे धीरे एरिया को एक्सपेंड करना स्टार्ट करा। अब आते हैं हम हमारे अगले टॉपिक पर, जो कि हमारे किसके बारे में है, जो कि है हमारा टीपू सुल्तान के बारे में। टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए एक एरिया हुआ करता था मैसूर, एक एरिया क्या हुआ करता था, मैसूर, थोड़ा साउथ इंडिया में हुआ, मैसूर साउथ इंडिया में हुआ करता था। और मैसूर में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था हैदर अली। मैसूर पर किसका कंट्रोल था, हैदर अली का। हैदर अली का जन्म, हैदर अली 1761 से लेकर 1782 तक हैदर अली ने इस एरिया को कंट्रोल करा। और हैदर अली के बाद इस एरिया पर किसका राज होता है, इस एरिया पर राज होता है टीपू सुल्तान का। इस एरिया पे किसका राज होता है, टीपू सुल्तान का। और टीपू सुल्तान 1782 से लेकर 1799 तक इस एरिया को लीड करते हैं। ठीक है जी, हैदर अली और टीपू सुल्तान। जगह कौन सी है, मैसूर। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, या आप ये कह लो अंग्रेज जो थे, अपने एम्पायर को बड़ा कर रहे थे, अपनी टेरिटरी को धीरे धीरे बढ़ा रहे थे। और टेरिटरी को धीरे धीरे बढ़ाने में वो अपना ध्यान किस पर केंद्रित करते हैं, मैसूर पर केंद्रित करते हैं। और वो चाहते हैं कि मैसूर भी उनके कंट्रोल में आ जाए, क्योंकि मैसूर की जो था ना, मैसूर का जो, अगर आप देखेंगे मैसूर कोस्ट लाइन पे पड़ता था। मैसूर किस पे पड़ता था, कोस्ट लाइन पे पड़ता था। अब कोस्ट लाइन पे क्या होने से क्या फायदा होता है कि ट्रेड बहुत आसानी से हो जाता है। अब देखो कोस्ट लाइन किस एरिया को कहते हैं, समुद्र से और धरती, मतलब समुद्र जहां पर धरती से मिलता है, जमीन से मिलता है, उस एरिया को, उसके बीच में कुछ एरिया को क्या कहते हैं, कोस्ट लाइन। ट्रेड किससे होता था, सी से होता था। तो कोस्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और इसी सिलसिले में एक वॉर होती है जिसे कहा जाता है फर्स्ट एंग्लो, इसे कहा जाता है फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। क्या कहा जाता है, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, जो 1767 से 1769 तक चलती है। न क्या नाम था, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। इस वॉर में क्या होता है, इस वॉर में टीपू सुल्तान के पिताजी हैदर अली इन पे मार फेर के इन्हें भगा देते हैं अंग्रेजों को। और अंग्रेज एक ट्रीटी साइन कर लेते हैं। और उस ट्रीटी में क्या होता है, उस ट्रीटी में अंग्रेज ये कहते हैं कि देखो भाई, हम तुम पर कभी अटैक नहीं करेंगे, तुम हम पे अटैक नहीं करोगे, अपने दोनों भाई भाई सद्भावना से रहेंगे। अंग्रेज बहुत चालू हुआ करते थे, जहां भी उन्हें लगता था कि वो जिस जगह कमजोर है उस जगह वो ट्रीटी साइन कर लिया करते थे। अब देखो अंग्रेज शांत बैठने वाले तो थे नहीं। अब अंग्रेजों ने क्या करा, सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर। अब दूसरी एंग्लो मैसूर वॉर होती है, कब होती है, 1780 से
1784 के बीच में, 1780 से 1784 के बीच में। और इसी वॉर के बीच में 1782 में हैदर अली की डेथ हो जाती है। हैदर अली की डेथ होने के बाद टीपू सुल्तान किसे लीड करता है? मैसूर को लीड करता है। इसी सिलसिले में थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर होती है। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर होती है, ठीक है जी। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर 1790 से लेकर 1792 तक होती है। देखिए, पहली वॉर में हैदर अली ने डोमिनेट किया, हैदर अली ज्यादा पावरफुल पोजीशन में थे। सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर में कोई भी नहीं जीता, टाई रहा एक तरीके से। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में अंग्रेज थोड़ी हावी रहे। और जब फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर होती है, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर जो कि 1799 में होती है, इस वॉर को अंग्रेज जीत जाते हैं, या ईस्ट इंडिया कंपनी विंस। ईस्ट इंडिया कंपनी इस वॉर को जीत जाती है। और इस वॉर को सेरिंगापट्टनम का युद्ध भी कहा जाता है, सेरिंगापट्टनम वॉर भी कहा जाता है, क्योंकि मैसूर की कैपिटल क्या हुआ करती थी? सेरिंगापट्टनम होती थी। इस तरीके से हमने देखा है एक मैसूर का एरिया भी ब्रिटिशर्स ने कब्जा लिया है। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? मराठा के बारे में। तो मराठा से जो अंग्रेजों के जो युद्ध होते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो वॉर होते हैं, उन्हें कहा जाता है एंग्लो मराठा वॉर। क्या कहा जाता है बच्चों? एंग्लो मराठा वॉर, ठीक है जी। एंग्लो मराठा वॉर कहा जाता है। और 3 एंग्लो मराठा वॉर हुए थे। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, सेकंड एंग्लो मराठा वॉर और थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर जो थी वो टाई थी, कोई नहीं जीता इसमें, ठीक है जी। सेकंड एंग्लो मराठा वॉर जो थी, सेकंड एंग्लो मराठा वॉर में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, मराठा की कुछ टेरिटरी ऑक्यूपाई कर लेती थी, जैसे उड़ीसा और आगरा को। उड़ीसा और आगरा की कुछ टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर लेती थी कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद जो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर होती है, उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है पूरी तरीके से। अगर मैं बात करूं फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर की, तो ये हुई थी 1775 से 1782 के बीच में। अगर मैं बात करूं सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर की, तो वो हुई थी 1803 से 1805 के बीच में। और अगर मैं बात करूं तीसरी तीसरी एंग्लो मराठा वॉर के बारे में बात करूं, तो वो हुई थी 1817 से लेकर 1819 के बीच में। और इस तरीके से मराठा का भी चैप्टर कौन क्लोज कर देते हैं? अंग्रेज क्लोज कर देते हैं। अब देखो, हमने क्या बात करी स्टार्टिंग में 1757 और 1764 बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के बाद अंग्रेजों ने क्या कर लिया था? अवध, बंगाल और जो मुगल का जितना भी एरिया था उसे कब्जे में कर लिया था। मैसूर, उसके बाद कंपनी अपने रूल को एक्सपेंड करती गई, सब्सिडरी अलायंस का यूज करके एक्सपेंड करती गई। और उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने क्या करा? मैसूर को भी अपने कब्जे में कर लिया, मराठा को भी कब्जे में कर लिया। तो काफी हद तक लगभग इंडिया का जो आधा हिस्सा है वो अपने कंट्रोल में कर चुके थे। लेकिन फिर एक पॉलिसी आती है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। क्या पॉलिसी आती है? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। अब देखिए डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या होती है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में यह कहा जाता है, एक पॉलिसी लाई जाती है कि जो भी इंडियन रूलर्स हैं, जो भी हिंदुस्तान के रूलर्स हैं, अगर उनकी डेथ हो जाती है, अगर उनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है और उनका कोई एयर नहीं है, मतलब अगर हिंदुस्तान के जो राजा हैं, उन राजा की अगर मृत्यु हो जाती है और उनकी कोई संतान नहीं है, संतान कैसी होनी चाहिए? इन्हीं की होनी चाहिए, गोद ली हुई संतान नहीं होनी चाहिए। अगर उनकी कोई संतान नहीं है तो उनकी जो टेरिटरी है या उनका जो एरिया है, उनका जो साम्राज्य है, वो किसका हो जाएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी का हो जाएगा। है ना अजीब बात? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या था?
कि अगर कोई भी हिंदुस्तान का राजा, उसकी अगर मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होने के बाद अगर उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो उत्तराधिकारी ना होने पर वो उसकी टेरिटरी किसकी हो जाएगी? अंग्रेजों की हो जाएगी। और इस तरीके से अंग्रेजों ने इंडिया में थोड़ा और अपना टेरिटरी को ऑक्यूपाई किया। तो इस तरीके से हमने आज क्या क्या पढ़ा? आज हमने बात करी किसके बारे में? कंपनी ऑफिसर्स बिकेम नवाब्स। कंपनी ऑफिसर नवाब्स कैसे बने, कंपनी ने अपना रूल कैसे एक्सपेंड किया सब्सिडरी पॉलिसी का यूज करके, टीपू सुल्तान को कैसे हराया, मराठा को अपने कब्जे में कैसे लिया, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से कैसे एम्पायर्स को अपने पास करा, और कंक्लूजन क्या निकल के आया इस पूरे चैप्टर का। जो हमने 3 पार्ट्स में इस वीडियो को पढ़ा, इस वीडियो को क्या कंक्लूजन निकल के आया? तो इस वीडियो का कंक्लूजन ये निकल के आया कि अंग्रेज यहां पर आए तो व्यापार करने थे, आए यहां पर व्यापार करने थे, और यहां पर व्यापार करना अंग्रेजों ने स्टार्ट किया। लेकिन उस व्यापार से अंग्रेज इतना प्रॉफिट कमाने लगे थे, उस व्यापार से अंग्रेज इतना प्रॉफिट कमाने लगे थे कि वो किसी भी तरीके से इंडिया की मार्केट को छोड़ नहीं सकते थे, और जिसकी वजह से धीरे 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 उन्होंने पूरे इंडिया पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। लेकिन कब्जा करने के लिए उन्होंने हर समय आर्मी का यूज नहीं किया, आर्मी से ज्यादा उन्होंने यूज किसका करा? अपनी ऐसी ऐसी पॉलिसीज लेकर आए, जैसे सब्सिडी अलायंस लेकर आए, इसके अलावा वो क्या लेकर आए? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लेकर आए। ऐसी चीजों से उन्होंने क्या करा? खुद को स्ट्रॉन्ग करते गए। और आप आगे देखेंगे कि इस समय के अंत तक आते आते, लगभग 1850 तक आते आते, इंडिया के ज्यादातर पार्ट्स पर किसका रूल हुआ करता था? अंग्रेजों का रूल हुआ करता था। चलिए, तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए।